फर्स्ट 5 में से कौन सा समान है? समझ है कोई? आंसर दिए नहीं हुए? आंसर भेजे थे ना, ग्रुप में भेजे हुए हैं, चेक करना तुमने ठीक क्यों है। आंसर नोट करो अभी। फर्स्ट का सी, सेकंड सी, फर्स्ट का सी, सेकंड सी, थर्ड बी, 4B, 5C, 6A, फिर B1 स्टार्ट हो रहा है, B1 का A, 2 का B, 3 का A, 4 का D, 5 का C। चेक कर लो, देखो इनमें से कोई डाउट है तो। फर्स्ट ए वाले में चेक करो, 6 क्वेश्चंस हैं, इन 6 में से देखो कोई डाउट है तो। A5 मैंने अभी आपको बताया निकल वाला केस, कि निकल का फर्स्ट 2 का सम जो है वो प्लाटिनम से कम है, इसलिए निकल 2 पॉजिटिव ज्यादा प्रेफरेबली बनता है। प्लाटिनम का 4 का सम जो है वो कम है, थर्ड और फोर्थ का कम है, जिसकी वजह से प्लाटिनम 4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, चेक करो कोई समझना है ए में या बी में? A2 का बी ऑप्शन चेक करो अभी। A2 का बी ऑप्शन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल्स। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड ऑक्यूपाई इनर ऑर्बिटल्स, इसका मतलब है कि 4s तो भरा ही हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहे हैं? 3D में, तो 3D अंदर है, D1 हो जाएगा, फिर D2 हो जाएगा, फिर D3 यहाँ आ रहा है। यहाँ आने से क्या होगा? स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं बढ़ेगी बाहर वाले की, स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो फिर एटॉमिक वॉल्यूम साइज थोड़े से जितने कम होने चाहिए उतने नहीं हो रहे। याद है आपको, साइज रेगुलरली डिक्रीज नहीं हो रहे थे, मिडिल तक तो फिर भी डिक्रीज दिखता है, मिडिल के बाद तो सेम ही रह गए थे। तो उसका एक रीजन, ये भी एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ऐसे लिखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं वो इसमें पहली बार है कि इनर शेल में ऐड होते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में ऐड होते हैं, जैसे 4s में 4s1 4s2, 4p में 4p1 4p2। जब बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो स्क्रीनिंग पे कोई ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उसी शेल में रिपल्शन कम होएगी। लेकिन इनमें क्योंकि अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो अंदर वाला शेल बाहर वाले शेल को तो फिर रिपेल ज्यादा करेगा, रिपल्शन ज्यादा की वजह से स्क्रीनिंग ज्यादा होएगी, जिसकी वजह से नेट अट्रैक्शन कम हो जाती है। नेट अट्रैक्शन कम होने की वजह से साइज में जितना कॉन्ट्रैक्शन, साइज में जितना डिक्रीज एक्सपेक्टेड था उतना नहीं होता, आयरन को बाहर निकल के तो सेम ही रह गई, है ना। तो ये रीजन दिया हुआ है, हो जाएगा। और देखो नेक्स्ट कौन सा है? 6 तक कोई और है? बी में नहीं है, आगे स्टार्ट कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया आपने, नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्लॉक में 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ एक प्रॉपर्टीज उनकी डिस्कस की हुई हैं। एक है KMnO4 और एक है पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद बहुत ही ब्रीफ एफ ब्लॉक के बारे में हमें दिया हुआ है। तो पहले हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो काफी जगह ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिर इसमें एक इसका सेक्शन दिया हुआ है कैसे किस सोर्स से बनाया जाता है, और कुछ एक प्रॉपर्टीज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसे किस में ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो। ठीक है,
स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चर इसका पोटाशियम डाइक्रोमेट का। H2Cr2 H2CrO4 ये एक एसिड होता है जिसे आप कह सकते हो क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड का ऑक्साइड है कॉरस्पॉन्डिंग CrO3। CrO3 पानी में डालते ही क्या बना देगा? H2CrO4। ये क्रोमिक एसिड होता है। और दिस इज सिमिलर टू, याद रखने के लिए, H2SO4 जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने बनाया कि सल्फर ट्राइऑक्साइड किस में डाल दें? पानी में, तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों के करैक्टर हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कोई सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर बता सकता है? सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा सल्फेट का, याद है? अच्छा, कभी इसका लीड स्ट्रक्चर कहा जाए ना, तो यहां आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखा सकते हो। एस और ओ के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही आप क्या बना लोगे? क्रोमिक एसिड। ठीक है, एक आपको मैंने टर्म बताई थी पायरो एसिड। किसके याद है? पायरो। दो को हीट करके वाटर निकल जाता है, तो इनकी प्रॉपर्टी है बेटा पायरो बनाना। सल्फ्यूरिक एसिड अगर दो मॉलिक्यूल हीट कर दें और वाटर निकाल दें तो बन जाता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। HOH वाटर निकल के ये ऐसे जुड़ जाएगा। इसे आप कह सकते हो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला बन गया H2S2O7। इसे एक नाम भी दिया जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज ओलियम। इसका कॉमन नेम क्या है? ओलियम। सेम वे में सेकंड का करना, ऊपर वाले का। वाटर निकाल के स्ट्रक्चर बना के देखो, आपको डाइक्रोमेट दिखने लग जाएगा। क्या सेम बन जाएगा? यहां सल्फर है, वहां क्या आ जाएगा? दो मॉलिक्यूल हीट किया, अगर वाटर निकाल दें तो यहां सल्फर है, वहां क्या आ जाएगा? क्रोमियम। तो ऐसे आ जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड। और दो जगह हमें पता है एसिडिक हाइड्रोजन है, और दो मॉलिक्यूल अगर बेस के डाल दें तो क्या ये पोटाशियम डाइक्रोमेट दिखने लग गया आपको? तो स्ट्रक्चर आप ऐसे याद कर सकते हो कि बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड जैसा फीचर है इसका। इनफैक्ट दोनों की करैक्टर याद हो गए। सल्फ्यूरिक का भी दो जुड़ेंगे, डाई सल्फ्यूरिक, उसमें से दो H हैं जो निकल सकते हैं। डाई बेसिक है, क्या क्या बॉन्ड्स हैं, कैसा स्ट्रक्चर है, सिमिलर हम कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा है बेटा डाइक्रोमिक एसिड। और दो KOH से दो ही H हटेंगे, डाई बेसिक था, तो क्या बन गया? पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये है क्रोमिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर चेक कर लो। इसमें भी अगर KOH डाल दें, दो KOH, तो ये बन जाएगा K2CrO4। सोडियम डाल दे तो Na2CrO4, है ना। इसे कहते हैं पोटाशियम क्रोमेट। एक क्रोमेट है, वो क्या है? दो क्रोमेट है, दो डाइक्रोमेट। तो एक क्रोमेट है, एक डाइक्रोमेट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट कुछ नहीं है,
दो में से नॉर्मली हमने ईथर लिंकेज, तुम तो पढ़ते हो बायो में सारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट्स, दो OH में से वाटर निकल के जुड़ना एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है केमिस्ट्री में, जो हमें इनऑर्गेनिक में भी देखने को मिलती है। उसी नेचर की वजह से जब इन एसिड को हीट करते हैं तो दो में से वाटर निकल के आपस में O के थ्रू लिंक हो जाते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड होता तो हम इसे ईथर लिंकेज कहते हैं। बायोलॉजी में इसी को आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हो, याद है, आगे आगे जुड़ते रहते हैं। यहाँ इसे हम पायरो लिंकेज कह रहे हैं कि दो पायरो बने हैं। नेचर केमिस्ट्री एक जैसी है कि कभी भी दो OH आए, बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि वाटर निकल जाए और आपस में O के थ्रू लिंक। ठीक है, कर लोगे। हमें ज्यादातर इसके बारे में पढ़ना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में। इसके कुछ एक पॉइंट जो स्ट्रक्चर के बेस में पहले वो नोट कर, ठीक है। ज्यादा कुछ पूछना है? पहला पॉइंट लिखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम। हाइब्रिडाइजेशन पहले K2CrO4 में देखते हैं। CrO4 नेगेटिव में क्रोमियम का क्या होगा, चेक करो। यहां से सिग्मा बॉन्ड वाला फॉर्मूला एक पढ़ते थे हम, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू, अगर स्ट्रक्चर पता है तो हम सीधा स्ट्रक्चर से देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उस बेस पे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा, तो क्या आना चाहिए sp3। तो हम कहेंगे भी 4 सिग्मा है तो एक्सपेक्टेड इज sp3। डाइक्रोमेट में भी एक क्रोमियम का देख लो बेटा कितना आ रहा है सिग्मा, एक क्रोमियम के काउंट करते हैं सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 2 तो पाई है, पाई नहीं काउंट करने, याद है, 4 सिग्मा तो क्या होगा sp हो जाएगा बेटा। बट स्ट्रक्चर में बी रिटन एज D3S, क्योंकि अब चेक करो इनमें जो 4s के ज्यादा क्लोज है वो 3D है, और 3D क्या है, इसका सारा खाली हो जाएगा। क्या क्रोमियम 6 पॉजिटिव आ रहा है दोनों में, तो लिख के देखना जरा कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 6 पॉजिटिव की, क्या D0 आ जाएगी, आ जाएगी D0। तो अगर D0 आ जाएगा बेटा, वो कहता भी अगर तुम D2sp3 में ये कर सकते हो भी, अंदर वाले D ले लो, अंदर वाले D अगर मिलते हैं 3D के तो हम अंदर वाले D लेते थे, याद है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल, 3D के D ले लेते थे, तो 4s का S, 4p के P, D2sp3 अलाउड था बेटा। तो वो कहता अगर वहां अलाउड है तुम्हें अंदर वाले D लेना, तो यहाँ भी अलाउड है अंदर वाले D। अगर D तुम्हारे खाली पड़े हैं, 3D लेने हैं, तो वो 3D ज्यादा बेटर है, कौन से ले लो, 3D के, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। आपको लिखा मेरे हायर क्लासेस में तो हम पढ़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ NCERT में नहीं लिखा तो बुक्स में कहीं D3S लिखा मिलेगा, नहीं लिखा मिला तो sp3। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चॉइस करना है। अगर तो क्वेश्चन के आंसर में D3S लिखा है तो मान के चलो हमें हायर भी आता है, लिखा नहीं D3S तो समझ के चलो भी sp3 तो हमें पता ही है, वो देना ही आंसर, ठीक है। तो sp3 ब्रैकेट में करके, एक्चुअल में क्या होता है D3S, यहाँ ना लिखा हो D3S तो आप क्या टिक करोगे sp3, है ना। तो डिपेंड्स कि ऑप्शन में आपको D3S दिखता है या नहीं दिखता, करोगे। तो एक हाइब्रिडाइजेशन आज हमने नई सीख ली, D3S सिमिलर टू sp3, सिर्फ D ब्लॉक वालों में ही होंगी। अगर D अंदर वाला खाली हो गया तो उसके 3D D3S में शामिल हो जाए, ठीक है बेटा। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन रहता है भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो पोटाशियम क्रोमेट में भी क्रोमियम D3S है, इसमें भी क्या है D3S है, पहला हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट है इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, स्ट्रक्चर क्रोमेट का ड्रॉ करो दोबारा से अपनी कॉपी पे, और स्ट्रक्चर के बेस पे मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम मुझे बताओगे, दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्रोमेट का पहले क्या स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो सेकंड स्ट्रक्चर के बेस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्रोमेट चेक करो, ऐसे आंसर दिया हुआ आपको, स्ट्रक्चर के बेस पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। हमें कह रहा है देयर आर 2 स्ट्रॉन्गर CRO एंड 2 weaker CRO bonds. Second, all 4 CRO
आर इक्विवेलेंट। थर्ड, बहुत सही लग रहे हैं या फिर इनमें से कोई भी? सेकंड, सारे इक्विवेलेंट कैसे हो गए? रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस की वजह से एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक एक बॉन्ड तो हर जगह है ही है, पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे? पार्शियल आ जाएंगे हर जगह, और टोटल 2 नेगेटिव डिवाइड हो जाएगा। तो याद है सभी ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड है, तो किसी एक को प्रायोरिटी दें, कोई जरूरी नहीं है। एक बार 1 और 2 बनाएंगे, एक बार 2 और 3 बनाएंगे, एक बार 3 और 4 बनाएंगे, एक बार 4 और 1 बनाएंगे। बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उसका हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा। कोई बता सकता है मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे केसेस में हम ऐसे भी देख लेते थे भी, कितने पाई बॉन्ड हैं डिवाइड सिग्मा कितने हैं। नंबर ऑफ पाई कितने हैं? 2 टोटल, सॉरी 2 हो गए। 2 कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए? नंबर ऑफ सिग्मा 4, 1 प्लस 2/4 कितना आ गया? 1.5। वो ऐसे करते हैं ना कि पाई बॉन्ड कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो हम कहते हैं 2 पाई हैं, 4 हिस्सों में बंट गए। तो 2 अगर 4 में बंट गए तो हर एक में पाई का करैक्टर जो रह गया 2/4 रह गया। 0.5 तो पाई का है, सिग्मा तो एक है ही है, जो एक पूरी लाइन दिखाई है वो सिग्मा तो एक है ही है। इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया। इसमें अब एक ट्रिक बना दी कि हम कहते थे कितने हिस्सों में बंट गए, लिखें कैसे? तो लिखना आ गया नंबर ऑफ पाई डिवाइड नंबर ऑफ सिग्मा। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो ऐसे कर, हर एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? अभी 4 में, तो फिर कितना रह गया? 0.5। तो हर एक ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन बन गया। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन हम कहां पढ़ के आए हैं? केमिकल बॉन्डिंग में। या हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे पॉलीएटॉमिक का, डायटॉमिक का तो कॉन्फ़िगरेशन लेके निकालते थे। याद होगा कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, बेंजीन निकाला था। बेंजीन का 1.5 याद है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के इन बिटवीन है, क्योंकि कभी डबल बॉन्ड इधर जाते हैं, कभी, याद है बेंजीन के। तो वहां से ऐसे आए। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन एक और दे रहा हूं अब डाइक्रोमेट के बारे में। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। डाइक्रोमेट के बारे में हमें आया हुआ है प्रीवियस ईयर। डाइक्रोमेट के बारे में फिर से करेक्ट बताना था, और एग्जैक्ट क्या आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें से फिर से वही बताना है। देयर आर 4 सिग्मा इक्विवेलेंट एंड 4 पाई, या फिर सेकंड, देयर आर 6 CRO equivalent and 2 CRO weaker। 6 stronger हैं इक्विवेलेंट, एंड 2 अलग से weaker हैं। तो बताओ कौन सा लिखें? 6 CRO वो एक जैसे कह रहा है, सेकंड आ जाएगा, क्योंकि अब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे ये 3 ऑक्सीजन कर लेंगे। ठीक है, ये तो नहीं कर सकता ना। क्या यहाँ पाई बॉन्ड में बना सकता हूँ? 3 बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, ये 3 कर लेंगे या फिर ये कर लेंगे। इट मीन जो 6 ऑक्सीजन मैंने नंबर लिखे हैं वो 6 तो आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, उनमें सभी में बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा आएगा। लेकिन जो ये मिडिल वाला ऑक्सीजन है ये तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, इसमें तो 2 पहले से ही बने हैं, तो इसमें रेजोनेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 एक जैसे हैं मैक्सिमम। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज कि देयर आर मैक्सिमम हाउ मेनी इक्विवेलेंट बॉन्ड्स? 4, 6, 3, 2 ऐसे, तो 6 हो जाएगा। कर लोगे बेटा? तो सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीजन पे नेगेटिव कितना लेंगे फिर? नेगेटिव चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन इन डाइक्रोमेट। ऑप्शन है 2 बाय कितने पे डिवाइड हो गया? 6, 2/6, 1/3।
क्योंकि 2 चार्ज है, अगर 6 ऑक्सीजन इक्विवेलेंट हैं तो एक एक करके 6 के ऊपर दोनों नेगेटिव जाएंगे। कभी 1 और 3 और 6 पे हैं, कभी 2 और 5 पे हैं, कभी 1 और 4 पे हैं, ऐसे चल जाएगा। इट मीन ये 2 नेगेटिव यहाँ, अकेला एक नेगेटिव एक पे नहीं रहेगा, तीनों पे फैलेगा, ये एक नेगेटिव तीनों पे फैलेगा। इट मीन्स कितना आ जाएगा 2/6 या फिर 1/3 कर लोगे। तो मैक्सिमम कितने इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हैं 6। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर के बारे में आपने ध्यान। 2 चीजें हो गई, हाइब्रिडाइजेशन में एक नई चीज आ गई, D3S कहीं लिखा हो, नहीं तो sp3 तो है। दूसरा, स्ट्रक्चर के बेस पे रेजोनेंस वाले क्वेश्चन पूछेगा भी कितने इक्विवेलेंट हैं, किन किन में जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, ऐसे बचेगा बेटा। थर्ड पार्ट लिखो, थर्ड पॉइंट बना के लिखो। कलर डिस्कस कर रहे हैं इनका, कलर बताओ क्या होगा इनका। एक्सपेक्टेड कलर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट, कलरलेस एक्सपेक्टेड है, लेकिन कलर होएंगे, कौन सा स्पेक्ट्रा था। तो थर्ड पॉइंट है कलर। CrO4 2 नेगेटिव, D0 है, Cr2O7 2 नेगेटिव, D0 है। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस, कलरलेस होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअली CrO4 2 नेगेटिव इज येलो कलर, जबकि Cr2O7 2 नेगेटिव इज ऑरेंज कलर। तो येलो एंड ऑरेंज कलर 2 अलग अलग कलर हैं, और ये कलर कौन सा स्पेक्ट्रा आपको बताया था, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एंड दिस 2 आर ड्यू टू, आंसर इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है जिसमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल में आ जाता है, मेटल से लिगेंड एक ट्रांजिशन होती है, लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के, मेटल से लिगेंड, ऐसे जंपिंग होती है, जिसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। तो ये भी आया हुआ है, ठीक है। KMnO4 में कलर पूछा था, किस वजह से है, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ड्यू टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल। तो आंसर वाज लिगेंड टू मेटल, ठीक है, हो जाएगा। अभी 3 चीजें हो गई। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट बना के लिखो, कलर ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस विद pH। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, हमारे पास है नहीं यहाँ डाइक्रोमेट, अगर होता तो तुम्हें इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट लगता ये कि बीकर में हम डाइक्रोमेट डालते, ऑरेंज कलर दिखता। हल्के से कुछ ड्रॉप्स एसिड और बेस डालने से कलर चेंज होता रहता है, कभी ऑरेंज से येलो, एक ड्रॉप डाला येलो, एक ड्रॉप डाला फिर से ऑरेंज, फिर एक ड्रॉप, एसिड और बेस डालने से चेंज होगा। वो कैसे चेंजेस होते हैं कलर समझते हैं। CrO4 2 नेगेटिव, ये Cr2O7 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था, आपने अभी देखा हीट करने से, है ना, 2 में से वाटर निकल के जुड़ गया था, ऐसे पायरो बन गया था। याद रखने का क्या ढंग है, आप इसे बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करें, ये 2 क्रोमियम, रिडॉक्स रिएक्शन जैसे बैलेंस करते थे, याद है, 2 क्रोमियम। रिडॉक्स रिएक्शन में किसे याद है ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होता था, वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करके H ऐड करो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो इसे हाफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तरह बैलेंस कर रहे हैं। पहले क्रोमियम एटम, ऑक्सीजन 8 है, इधर 7 है, कितने वाटर, 1 वाटर, H कितने ऐड कर देंगे, 2H, इधर वाटर आना था ना, 1 वाटर, 2H पॉजिटिव, हो जाएगा ऐसे, बैलेंस है, 4 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, इधर बैलेंस हो गया। अब इस केस में देखो कि H पॉजिटिव लगे हैं लेफ्ट साइड पे,
ये कलर कौन सा है? येलो। इक्विलिब्रियम है। तो बताओ अगर मैं एसिड डाल दूंगा 2 ड्रॉप एसिड डाल दूंगा तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। अगर फॉरवर्ड जाएगी तो येलो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑरेंज। ठीक है। तो अगर आपके पास बेटा बीकर में येलो कलर है, ऊपर से 1 ड्रॉप HCl का गिरा नहीं कि वो येलो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑरेंज। दोबारा अगर मैं 1 ड्रॉप बेस का डाल दूंगा तो बेस डालने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बताओ रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी। बैकवर्ड आ जाएगी तो ऑरेंज से कौन सा हो जाएगा? तो पीएच चेंज से कलर चेंज बोर्ड में तो मैक्सिमम टाइम आता ही आता है कि पीएच के बेस पे कलर चेंज कैसे होता है। तो पीएच चेंज करने से कलर, बस आपको सिंपल एक रिएक्शन लिखनी है। कलर मैंने स्टार्टिंग से ही बताए आपको, ऊपर बता दिए किस वजह से। बैलेंस कर लेना, अपने आप पता चलेगा भी एसिड डालने से कौन सा कलर आएगा, बेसिड डालने से कौन सा कलर आएगा। ठीक है। तो नीचे लिखो, इट मींस इन एसिडिक मीडियम कौन सा कलर दिखेगा हमें? ऑरेंज। इन एसिडिक मीडियम ऑरेंज कलर विल बी सीन। In acidic medium, orange color will be seen. In basic medium, सेकेंड लाइन में लिख लो, बेसिक में रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। इन बेसिक मीडियम येलो कलर विल बी सीन। तो पीएच के साथ कैसे चेंज होता है? तो आप कहोगे एसिडिक है या बेसिक या मीडियम, उससे चेंज होता है। पीएच बढ़ाने से बताओ, पीएच बढ़ाने से मींस बेसिक मीडियम, तो पीएच बढ़ाने से येलो, पीएच कम करने से मींस एसिडिक, तो ऐसे हो जाएगा। इसका कलर चेंज एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। याद होगा क्या बेटा दोनों? और आगे हमने करना है, लास्ट है, इसका एक प्रेपरेशन मेथड दिया हुआ एनसीईआरटी में, प्रेपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट। प्रेपरेशन मेथड क्या है? ये एक ओर है जिससे बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। इस ओर का नाम क्या रखा हुआ है? क्रोमाइट। क्रोमाइट ओर एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। इसका फॉर्मूला रहता है FeCr2O4। ठीक है, FeCr2O4 लिखेगा ऐसे, लेकिन ये सिंपल मैं करता हूं, आपको बहुत सिंपल लगेगा। मिक्स्ड ऑक्साइड है, एक तो इसमें फेरस का ऑक्साइड है FeO, एक किसका ऑक्साइड है? क्रोमियम का। अब तो समझ आ रहा है क्रोमियम ऑक्साइड क्या होता है? Cr2O3। फेरस ऑक्साइड क्या होता है? FeO। इकट्ठा करके लिख दिया, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है फॉर्मूला कैसे बन गया, FeCr2O4। तो याद रखो ये 2 ऑक्साइड है इसमें, FeO एक तो एक Cr2। अगर आप Cr2O3 वाला ऑक्साइड अलग निकाल लो तो हमारा डाइक्रोमेट बन जाएगा। FeO वाला ऑक्साइड हमने अलग निकाला। FeO वाला ऑक्साइड कैसे अलग निकालते हैं? इसे कहते हैं इसकी प्रेपरेशन, सेपरेशन करते हैं हम। क्या होगा? सबसे पहले स्टेप 1 है, हमें ये मिल गया क्रोमाइट और, इससे एक्सट्रैक्शन चल रही है, एक्सट्रैक्शन। स्टेप 1, ये जो ऑक्साइड है ना FeCr2O3, इसे ट्रीट किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर पास की जाती है, हीट कर दिया जाता है। और जैसी एयर पास की जाती है, हीट किया जाता है, तो यहां फेरस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एयर की प्रेजेंस में फेरस से क्या बन जाएगा? फेरस का ऑक्साइड किस में ऑक्सीडाइज होगा? फेरिक में। फेरिक ऑक्साइड रस्ट, रेडिश ब्राउन कलर। रस्ट क्या पानी में सोल्यूबल होता है? नहीं होता, तो इससे बनेगा रस्ट, फेरिक ऑक्साइड। और हमें पता है पानी में सोल्यूबल तो नहीं होता है, तो नीचे बैठ जाएगा। हाँ, जो पीछे रह गया Cr2O3, Cr2O3 के लिए ये डाल दिया। ये एक तरह का अल्कलाइन मीडियम है, आपको ऑर्गेनिक में याद है बताई थी
कि लिखा होगा NaOH, तो ठीक है, NaOH नहीं लिखा तो कई बार NaHCO3 लिख देता है या Na2CO3 लिख देता है, और हमारे ऑर्गेनिक में इन दोनों का कोई काम नहीं है, रिएक्शन NaOH से ही होगी। लिखने को वो लिख दे Na2CO3, सॉल्ट है क्योंकि बेस का, लिखने को वो लिख दे NaHCO3, स्ट्रॉन्गर बेस वीकर एसिड, तो उसे हम NaOH ही मानते थे। तो अल्कलाइन मीडियम में बेटा क्रोमियम ऑक्साइड डिसॉल्व होके ये बना देता है सोडियम क्रोमेट, जिसका कलर आपको दिखेगा कौन सा, येलो सॉल्यूशन दिखेगा। अगर यहाँ CO3 है तो ऑब्वियसली क्या, कौन सी गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमें ऐसे याद करना है, कॉन्सेप्ट इज फेरस ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू इनसॉल्युबल फेरिक ऑक्साइड, जो प्रेस से बना के बाहर निकल जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन अल्केलाइन मीडियम टू फॉर्म सोडियम क्रोमेट। चेक करो, ऐसे आ जाएगा। कर लोगे बेटा, बात समझ आ गई? अब क्या करें, क्या कहीं पीछे मैंने अभी बताया भी सोडियम क्रोमेट का डाइक्रोमेट कैसे बन जाता था, पीएच चेंज करके। तो सेकंड स्टेप उसने ये लिखा हुआ है भी, इसमें से हमारा जो फिल्ट्रेट रह गया बीकर में, ये रह गया, क्योंकि बीकर में ये बचा था, फिल्टर करके बाहर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। जो बीकर में येलो कलर सोल्यूशन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, सोडियम क्रोमेट का। सोडियम क्रोमेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में। तो सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट टू ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट। और ये इजी था, पीछे देखना, H एसिड डालें या बेस डालें, पीछे चेक करो। एसिड डालने से देखना, लिखा था ना ऐसे CrO4 प्लस H है ना, एसिड डाल दें, एसिड डाल दे तो इसने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया अभी, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालना है हमने, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बन जाएगा ये सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट को आप अलग कर लेते हो, सोडियम सल्फेट निकल गया, चलो वो हमें कोई उसकी ज्यादा चिंता नहीं है, वाटर निकल गया। हमें मेन ये लिखना है भी एसिड डालने से, ये पीएच चेंज वाला आंसर आ गया याद रखने के लिए भी, एसिड डालने से येलो से कलर क्या चेंज हो जाता था, ऑरेंज। पीछे लिखा ही है ना, बस वहां तुम याद कर लो भी एसिड कौन सा डाला था। तो प्रेपरेशन में हम एसिड, जनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सोचते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, सोडियम सल्फेट अलग बन जाएगा ऐसे। क्लियर है, ये हो जाएगा। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर आ गया, इसे आप अलग कर लोगे। स्टेप थर्ड, हमें क्या चाहिए था, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम, तो इसे आप थोड़ा डाइल्यूट KCl में डाल के रख दो। अगर इसे KCl में डाल के रखोगे क्या बन जाएगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस 2NaCl। ठीक है, ये बन जाएगा। बाहर लड़का है क्या, उन्होंने को मड़ा मुंडा है बाहर रखा हुआ है, बन जाएगा ये, गल सुन लेना दी, बाहर खड़े है घर। कौन सी कार, अल्टो कार है बेटा किसी की आप में से, अल्टो कार है किसी की, नहीं है जी, साड़ी नहीं है, कर लोगे। तो सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाया जाता है, धीरे धीरे पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल दिखने लग जाएंगे आपको। ये गर्म पानी में तो सोल्यूबल होता है, ठंडे में इनसोल्यूबल होता है, तो ठंडे पानी में रखो इसे, धीरे धीरे क्रिस्टल बन के अलग हो जाएंगे। अब कई बार क्वेश्चन ये आया था माइंड में भी, क्या जरूरत है सोडियम से पोटाशियम लगाने की, तो वैसे तो आप सोडियम डाइक्रोमेट को भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिक में हम कर लेते हैं, लेकिन जब हम टाइट्रेशंस की बात करते हैं N1 V1 N2 V2 स्टैंडर्ड वाली,
उसके लिए हम सोडियम यूज नहीं करते, इसलिए पोटाशियम बनाना पड़ता है। रीजन, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ा सा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब ये है कि आज मैंने 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बना के रख दिया सोडियम डाइक्रोमेट, मैं उसे 10-15 दिनों में यूज करने वाला था N1V1 N2V2 चेक करने के लिए टाइट्रेशन में, वो पता नहीं 0.1 रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि पानी सोख लेगा तो वो तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए टाइट्रेशन में एरर ना आ जाए, इसलिए क्या चेंज किया जाता है, पोटाशियम। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड अगर यूज होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो इसका एक यूज ये भी होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन में, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 किसी की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम चेक करने के लिए। स्टैंडर्ड जो यूज होता है, कहीं लिखा जाए भी सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, हम कहेंगे कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो जाएगा, ऑर्गेनिक में तो कर ही लेते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करना है टाइट्रेशन के लिए, तो वहां सोडियम नहीं काम आता, कौन सा काम आता है, पोटाशियम। इसलिए थर्ड स्टेप में हमने इसे कन्वर्ट किया। इसे मैं इंपॉर्टेंट बना के लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट इज sodium dichromate can also be used as oxidizing agent, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, कोई इशू नहीं है, but it can't be used as primary standard, इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक। तो फिर क्या होगा, KCl डाल के रख दो, धीरे धीरे डिफ्यूजन होती जाएगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पोटाशियम डाइक्रोमेट के, क्योंकि क्रिस्टल बनते जा रहे हैं, तो K इधर आता जाएगा, NaCl बाहर पानी में आता जाएगा, पानी में नमक है NaCl, उसे फिल्टर करके पीछे क्या बचेगा, पाउडर जो बचेगा, क्रिस्टल जो बचेंगे, वो किसके बचेंगे, डाइक्रोमेट के। उसे अच्छी तरह फिल्टर पेपर में प्रेस करके सुखा के तब हम दोबारा उसका सोल्यूशन तैयार करते हैं, एक स्टैंडर्ड कि इतने नॉर्मल है, जैसे हम जो हमने लिखा था मोहर सॉल्ट, कोई और फेरस के सॉल्ट, उनकी टाइट्रेशन में यूज करेंगे एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है जो किसी की टाइट्रेशन, किसी की अमाउंट पता करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज होता है। तो इसकी नॉर्मेलिटी हमने एक पर्टिकुलर बना के रख लेना है सोल्यूशन, इससे किसी अननोन फेरस का कोई सोल्यूशन मिला, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो टाइट्रेशन N1V1 N2V2 वहां यूज कर ले, हो जाएगा बेटा, कर लोगे इतना, ये समझ आ गया। लास्ट पे लिख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट की। पहली प्रॉपर्टी, इट इज लेस soluble in cold water, it is less soluble in cold water but more soluble in hot water, more soluble in hot water। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया है ना, कहाँ यूज किया, लास्ट वाले पॉइंट में, लेस soluble in cold water, more soluble in hot water। एक तो ये यूज करना आपको, एज सच कहीं मल्टीपल का पॉइंट दिखे सर्टेन रीजन बना के भी क्या कुछ ऐसा होता है, तो एटलीस्ट जो रिलेटेड है हमारे टॉपिक से वो पॉइंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये कन्वर्ट होगा Cr2O3 में या फिर Cr2O7 2 नेगेटिव, आप सीधा याद कर दो, 3 पॉजिटिव में चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज कर लेगा ये, छह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा। तो काफी पावरफुल है, क्योंकि खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है और किसी को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन तक छीन सकता है, 6, है ना। तो काफी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नीचे वाला रिएक्शन चेक कर लो, बैलेंस्ड है, ये तो सिंपल जो आप और रिडॉक्स में सीख के आए हो वैसे बैलेंस कर दिया मैंने,
क्रोमियम 2 हैं, ऑक्सीजन 7 हैं, तो 7 ऑक्सीजन के लिए कितने वाटर लगाने पड़े मुझे? 7 वाटर के लिए फिर H कितने लगाने पड़े? 14, है ना। इसका नॉन इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? E0 माइनस 0.06 बाय n लॉग, ऊपर क्रोमियम आयन, नीचे डाइक्रोमेट, H आयन, पावर कितनी? 14। एक याद है ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि अगर इसकी HN पीएच डबल कर दें, जब पीएच कुछ चेंज कर दी थी इतने से इतनी, तो पोटेंशियल पे क्या चेंज होगा? तो वहां ये यूज होता था ना, सिर्फ HN रख लेते थे, बाकी 1 मान के कांस्टेंट। HN वो कह रहा है डबल कर दिया, या 10 टाइम कर दिया, मान 10 टाइम कर दिया, 10 पर 14, ऊपर जाके 10 पर -14, ये वाला चेंज होता है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन potential by making H ion 10 times। देखते हैं कैसे निकलेगा। चेंज इन पोटेंशियल मींस E माइनस E0, दैट इज चेंज। ये चेंज किसके इक्वल रह गया? 0.06 माइनस का डिवाइड 6 लोग, बाकी सारा 1 मान लो, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 स्टैंडर्ड मान लिया। H आयन की पावर कितनी है? 14। कुछ ऐसे क्वेश्चन वहां दे देता है इनके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो बहुत सिंपल सा आएगा, भर के देखो। अगर HN 10 टाइम कर दें तो क्या होने वाला है? तो हमें सिर्फ ये नहीं कि डी एंड एफ पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, हमें केमिकल बॉन्डिंग भी बीच में हमने पढ़ा दिया, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, रेजोनेंस भी पढ़ा दिया, ऑर्गेनिक भी साथ साथ चल रही है, तब जाके नीट निकलेगा आपका, है ना। क्योंकि उसमें ये नहीं कि आपको सिर्फ डी एंड एफ में ही रहना है, पूरा क्वेश्चन आएगा, 45 क्वेश्चन है, ये नहीं पता चलता कौन से चैप्टर में से है, क्या कुछ है, रिलेटेड है सारे। तो होगा डाइक्रोमेट, पूछा जा रहा है केमिकल बॉन्डिंग, तो सारा घुमा के चलना है। होगा डाइक्रोमेट, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो कोई इशू नहीं है, हम करेंगे, है ना। ये आ जाएगा। माइनस का 0.01 लॉग H आयन की पावर -14, तो ये तो माइनस का 0.01 इंटू क्या, -14 ही आ गया, तो 14 आ गया, 0.14 सॉरी, है ना, 0.14 प्लस का 0.14 मींस इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज? तो हम लिखेंगे आंसर इज इंक्रीज बाय कितना? 0.4 अप्रोक्स, तो इट विल इंक्रीज बाय 0.14। ये है जो एलन देता है आपको क्वेश्चन, और कुछ नहीं है ना। वो तुम्हें ऐसे कंफ्यूज करता है, तुम्हें लगता है बड़े अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर उधर से उठा लिया, सॉलिड स्टेट का था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गया, कुछ ऐसे नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे वही क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा परफेक्ट होना पड़ेगा। पहले सिलेबस कर लो अच्छी तरह, फिर डी एंड एफ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछ ले, क्या दिक्कत है, जब डी एंड एफ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कर लोगे बेटा ये भी। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज में जो एनसीईआरटी है बेटा, इसमें तो काफी रिएक्शनें दे रखी हैं कॉम्प्लेक्स करके, लेकिन वो रिएक्शन हम इजीली अपने आप लिख सकते हैं। कैसे? आपको ये वाला हाफ रिएक्शन याद है, इसे इसमें कन्वर्ट करना है, इसे लिख लो। दूसरा जो भी होगा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी आती है, तो हमें सिर्फ इतना भी याद करना है कि इसने 4-5 जो रिएक्शनें हैं वो कौन कौन सी लिखी हुई हैं। जैसे पहला ये लिख रहा है, पहला ये लिख रहा है कि आई नेगेटिव को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन दी हुई है H2S का सल्फर बना देता है, ठीक है, बना देंगे हम। थर्ड लिखा हुआ है टिन 2 पॉजिटिव का 4 पॉजिटिव बनाना है। फोर्थ लिखा हुआ है फेरस को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक में। गिन के 4 रिएक्शनें हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है ना, एनसीईआरटी बेस्ड हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाता है कई बार बोर्ड में, जैसे 1-2 बार क्वेश्चन आया, अभी रिएक्शन लिख के दिखाओ कि डाइक्रोमेट रिएक्ट कर रहा है KI से, तो क्या रिएक्शन होएगी। तो आपको सिंपल वे में रिएक्शन लिख देनी है, बैलेंस कर देना है। कैसे? क्या रिएक्शन बोला मैंने, ऐसे स्टेटमेंट दे दी ना कि व्हाट इज रिएक्शन
ऑफ डाइक्रोमेट विद KI। आपको डाइक्रोमेट और KI में से मेन चीजें जो रिएक्शन करती हैं वो हटा लेनी है। जैसे डाइक्रोमेट का ये वाला हिस्सा और KI का हमें पता I नेगेटिव होगा। K तो याद है स्पेक्टेट्राइन वर्ड यूज करते थे कि K पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव ना तो ऑक्सीडाइज होते हैं ना रिड्यूस होते हैं। तो अब देखो इसे कैसे बैलेंस करना है। आपको क्या इतना याद है भी, इसे हमेशा Cr3 में कन्वर्ट करना है, Cr3 या Cr2O3 अकॉर्डिंगली, है ना। मल्टीपल में देख लेना क्या लिखा है, हम Cr3 से कर देते हैं। ये मैंने लिख दिया बस, ये 4 आपने याद कर ली। I नेगेटिव है तो क्या बनाना है I, तो यहाँ मैं क्या लिख दूं राइट साइड पे, I2 लिख दूंगा। रिएक्शन क्रैम नहीं होगा, याद रखो रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिए क्रैम नहीं कर सकते आप। हाँ आप ऐसे सीख सकते हो कि हम इतना याद कर लें, इतना याद करके रिएक्शन अपने आप लिख दें। अब तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन लेके बैलेंस करना है। और अगर रिडॉक्स बैलेंस करें तो चेक करते हैं, पहले हम करते थे भी रिडक्शन बाय कितना है, फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय कितना है। ऐसा कुछ याद है? पहला सबसे पहले हम सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। क्रोमियम का 2x, 7 ऑक्सीजन का -14 मस्ट बी इक्वल टू -2 है ना। ऐसे बताओ 2x 12 आ गया तो x कितना आ गया 6 आ गया, तो इसके ऊपर 6 लिख लेते थे। ऐसे सिखाया था मैंने। I नेगेटिव का मैं कहता था ऊपर कंपार्टमेंट बना के लिख लो, -1 है, जितना चार्ज है वो तो है ही है -1। क्रोमियम का भी कितना दिख रहा है +3, जरूरी नहीं है निकालना, है ना। क्रोमियम के लिए कितना है +3। I2 का 0, याद है। ऐसे लिखो, इसके ऊपर 6 से 3 क्या लिखूं, रिडक्शन बाय 6 कर दें, क्योंकि 2 क्रोमियम है। अगर 2 है तो मैं ऐसे मानते भी एक एटम अगर क्रोमियम का होता तो एक के लिए चेंज 3 इलेक्ट्रॉन का होता, लेकिन अगर 2 क्रोमियम के एटम है तो कितने का चेंज होगा 6 का। लिख लिया ऐसे। I नेगेटिव के लिए ऑक्सीडेशन बाय 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बैलेंस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप होता था स्टेप 1 बैलेंस बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, लॉस एंड गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ऐसे कर लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू। तो बताओ किसे 6 से मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। I को 6 से कर दें, ये एक है 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, तो अगर मैं 6I ले लूं तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। चेक करो, क्लियर है। सिर्फ लेफ्ट साइड देखना है पहले। लेफ्ट साइड मैंने बैलेंस कर दिया, Cr2O7 नेगेटिव प्लस, ये समझ आया I को 6 से क्यों किया, 6I नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस I2, है ना। ऐसे लिख दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप था हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में स्टेप 2 बैलेंस एटम्स बाय हिट एंड ट्रायल। सबसे पहले मेन एटम वो बैलेंस करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड वाटर ऐड किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे H बैलेंस करते हैं, जिस साइड हाइड्रोजन कम है H पॉजिटिव ऐड किए जाते हैं। बस 3 स्टेप। पहले Cr एटम बैलेंस करो। अब याद रखना लेफ्ट साइड नहीं मैं कोएफिशिएंट चेंज कर सकता, राइट साइड जो मर्जी लिखना पड़े मुझे। बताओ Cr2 है लेफ्ट साइड, 2 से हो जाएगा, 2 से हो गया। इधर I 6 है, 3 लगा देंगे। पहले कुछ नहीं करना आपने, पहले ही I2 का चेंज करने लग जाए, नहीं करना, ठीक है। 3 हो गया बैलेंस। तो जब हिट एंड ट्रायल करना है याद रखें कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड चेंज नहीं करने, सिर्फ किसके करने हैं, चाहे मुझे राइट 1/2 लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट है, इसमें पहले रहता है बैलेंस एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन, फिर होता है बैलेंस O, फिर होता है बैलेंस H। पहले O बैलेंस करो। O देखो लेफ्ट साइड पे है कुछ 7 है,
लेफ्ट साइड पे 7 हुआ है, राइट साइड पे है कोई भी, तो कितने वोटर ऐड कर दें? 7 ऑन राइट हैंड साइड ऐड कर दें यहाँ पे 7 वोटर। फिर एच देख लो बेटा कितने 14 कर दें। चेक कर लो क्या चार्ज बैलेंस हो गया दोनों साइड। लेफ्ट साइड पे काउंट करवाओ कोई चार्ज। ये 14 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 6 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव 14 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव। राइट साइड देखो बचेगा। तो फिर एनसीईआरटी में लिखी है बेटा, मुश्किल है कि अगर हम पूरी क्रैम करें तो आपको सिर्फ इतना कि मैंने लिखवा दिया कि 4 लिखी हैं, ये इतना भी याद कर लो, इससे एटलीस्ट हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या तो कोफिशिएंट या फिर क्या होगा, सिंपल यहां से देखना है आपने, 1 मोल डाइक्रोमेट का यूनिटरी मेथड लगेगा। 1 मोल डाइक्रोमेट का कितने आई को ऑक्सीडाइज करेगा? 6 को, 6 मोल को। तो 1 मोल 6 को, ये हमारा रिलेशन आ गया अभी डाइक्रोमेट का 1 मोल, आयोडाइड के कितने मोल? 6 मोल, ये रिलेशन आ गया। अब हमें 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो कह देगा भी बताओ 1 6 को करता है तो 10 कितने को करेंगे, तो हम यहां 10 रखेंगे, 60 एक्स रखेंगे, ठीक है। 10 कितने को करेंगे? 60 को। तो कैसे करना है, जो गिवन है वो उसके नीचे रख दो, जो नहीं गिवन एक्स रख दो। याद है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बन गया, आपको कहता है भी 10 मोल हैं डाइक्रोमेट के, पूछा क्या जा रहा है? आई नेगेटिव। तो हमने 10 यहां रखा, एक्स यहां रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 60। या फिर सेकंड केस क्या बनेगा? उल्टा, तुम्हें मोल इसके पूछे जाएं, आपको कहते हैं बताओ डाइक्रोमेट के कितने मोल चाहिए हमें, अगर मुझे 5 मोल आई को करना है ऑक्सीडाइज, तो अगर 5 को करना है तो आई के गिवन है 5, इधर क्या रख लेंगे फिर? x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x को बताओ 6 से, ये छोड़ दो, अब ये पहला केस था ना, x को किससे? 6 से, 6x, इसे कितने से? 5 से, तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो x कितना आ जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो बैलेंस में, अच्छा ये वाला अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है तो सारा भी क्यों बैलेंस करना है, फिर तो पहले स्टेप से लिख लो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई से लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों अलग से निकाल लिया, रफ में मोल लिख लिए, न्यूमेरिकल पढ़ा, जिसके मोल गिवन है वो रखे, जिसके नहीं गिवन एक्स रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हमें मिलेंगे, कितने मोल के आई के ऑक्सीडाइज होंगे? 5 मोल हैं डाइक्रोमेट के, कितने मोल डाइक्रोमेट के चाहिए होंगे अगर 5 मोल हैं के आई के? ऐसे कुछ, वो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई से इतने से ही हो जाएगा, जब आपका ये स्टेप आ गया उससे कर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? यहां तक पढ़ के आओ, कल ऐसे ही हमने एक और कंपाउंड पढ़ना है KMnO4, वो कर डिस्कस करें। कोई डाउट है बेटा इसमें जो आज पढ़ा है?